नेपोलियन बोनापार्ट, यानी फ्रांस की क्रांति होने के बाद में एक महत्वपूर्ण महान शासक का उदय हुआ था। उस शासक का नाम क्या हुआ करता था? नेपोलियन बोनापार्ट। अपन इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय क्यों हुआ, उदय के पीछे कौन से महत्वपूर्ण कारण हुआ करते थे, उन कारणों का अपन क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। कारणों के बारे में जानने के बाद में अपन ये देखेंगे कि नेपोलियन एक सेनापति होने के बाद फ्रांस का एक महत्वपूर्ण सम्राट कैसे बना, यानी अपन ये भी जानेंगे कि वो सम्राट कैसे बन सकता है। अपन ये जानेंगे कि नेपोलियन के द्वारा फ्रांस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए, उन सुधारों का वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और फ्रांस की जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी अपन क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे। नेपोलियन के पतन के कारण अपन जानेंगे कि नेपोलियन का पतन क्यों हुआ था। नेपोलियन का पतन भी अपन देखेंगे कि ना उसके पीछे कौन कौन से कारण हुआ करते थे जिसकी वजह से नेपोलियन का क्या हो गया था? पतन हो गया था। सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेपोलियन फ्रांस के अंतर्गत आया कैसे, यानी नेपोलियन एक महान शासक बना कैसे। इसके बारे में अपन क्या करेंगे? विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अब अपन यहाँ पे देखें कि नेपोलियन बोनापार्ट जो हुआ करता था, उसके उदय के पीछे जो कारण थे उसको समझने के लिए अपन भौगोलिक परिदृश्य को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी इतिहास जो है, एक यहाँ पे मैं वाक्य लिखूंगा कि इतिहास जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का रोल रहता है तो वो है भूगोल का, यानी वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ की जो बनावट है, उस देश का किस प्रकार का वातावरण है, उस वातावरण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसकी बसावट किस प्रकार की है, किन किन क्षेत्रों से वो जुड़ा हुआ है, जंगली क्षेत्र है या फिर बर्फीला क्षेत्र है या फिर वहाँ पे पहाड़ है या फिर वहाँ पे मैदान है या फिर उसके चारों तरफ समुद्र है। तो भूगोल का इतिहास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को अपन समझने के लिए अपन जानेंगे कि यूरोप महाद्वीप है, उसके अंतर्गत फ्रांस जो है, उस फ्रांस के अंतर्गत जो फ्रांस की क्रांति अपन ने देखी, उसके उदय के पीछे कारण क्या हुआ करते थे, किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों को परिचालित करती है और वो एक महान शासक किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले अपन जानने की कोशिश ये करें कि यूरोप का जो मानचित्र है, यूरोप का जो मैप है, उसको अपन समझने की यहाँ पे ये कोशिश करें कि किस प्रकार की बनावट है, यूरोप का जो नक्शा है उसकी किस प्रकार की बनावट है। यहाँ पे 3D मानचित्र नहीं बनेगा, लेकिन एक उसका व्यू देखेंगे कि कौन सा राष्ट्र किसकी सीमा किस किस के साथ में लगती है और फ्रांस जो है वो एक किस प्रकार का महत्वपूर्ण अपना योगदान रखता है वहां पे। तो सबसे पहले अपन देखें एक इस प्रकार का अपन लाइन खींचे यहाँ पे और एक लाइन अपन इस प्रकार की यहाँ पे खींचे, ठीक है। फिर एक लाइन यहाँ पे छोटी सी ये खींचे और फिर एक लाइन अपन यहाँ पे ये छोटी सी ये खींचे, ठीक है। अब मैंने ये लाइन क्यों खींची है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से है। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो सागर है, महासागर है, उसका नाम है आर्कटिक महासागर। अपन नेपोलियन के उदय के बारे में समझेंगे कि नेपोलियन का उदय किस प्रकार से हुआ और जो फ्रांस है उस फ्रांस के अंतर्गत नेपोलियन का किस प्रकार से योगदान हुआ। आर्कटिक महासागर है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। अगर अपन वर्ल्ड मैप की बात करें, यूरोप की बात करें, यहाँ पे कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे रूस है,
जिसको अपन रसिया बोलते हैं, और ये पहले सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे रूस है, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। यानी मैं ओनली फॉर केवल और केवल यूरोप नक्शे की बात कर रहा हूँ, और जो उसके इर्द गिर्द है, जो आसपास में जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आप समझे कि यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, रूस, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे अफ्रीका है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ वाला, ये क्षेत्र जो है उसको जानते हैं अपन भूमध्य सागर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। ये अफ्रीका हो गया, भूमध्य सागर हो गया, और यहाँ वाला जो पार्ट है उसको अपन जानते हैं एशिया महाद्वीप के नाम से। यानी यूरोप जो है उसकी ये बनावट है, आर्कटिक महासागर हो गया ऊपर की तरफ, इधर साइड में अटलांटिक महासागर हो गया, और इधर अफ्रीका है, यहाँ पे इसके नीचे एकदम से भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद में भी अफ्रीका के काफी देश है यहाँ पे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे केवल और अफ्रीका का नक्शा इस प्रकार से, तो भूमध्य सागर के एकदम से जस्ट नीचे जो महाद्वीप है उसका नाम है अफ्रीका। ये इधर वाला जो पार्ट है वो एशिया है, और ये यहाँ से लेकर इधर वाला जो पार्ट है वो एशिया का ही है। और ये जो रूस है, ये रूस से आधा हिस्सा इसका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और आधा हिस्सा इसका एशिया के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एक ये जो रूस है उसका यूरोप के अंतर्गत और एशिया महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों में आने के कारण इसको यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। मैं जो चीज समझा रहा हूँ, आप इस चीज को क्या करना, समझना है। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, उसका नाम है तुर्की। अब ये जो तुर्की है, ये तुर्की की भी बनावट इस प्रकार की है यहाँ पे कि ये भी आधा हिस्सा इसका यूरोप में आता है, और आधा हिस्सा किस में आता है? एशिया में आता है। आधा हिस्सा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, आधा हिस्सा एशिया के अंतर्गत। अब अपन देखें यहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत देश है उसका नाम है नॉर्वे। यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, उसके अंतर्गत देश का नाम क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे के बाद में जो यहाँ वाला राष्ट्र है, ये जब अपन ज्योग्राफी की मैपिंग क्लास देखेंगे उसके तहत अपन समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यूरोप महाद्वीप का 3D मानचित्र बनता है। ये तो केवल और केवल अपन का क्या है, समझाने के लिए है, इसके अलावा कोई ज्यादा खास नहीं है। नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद में जो देश है उसका नाम है स्वीडन। ठीक, स्वीडन जो देश है उसके एकदम से जस्ट जो पड़ोसी उसका देश है उसका नाम है फिनलैंड। कौन सा राष्ट्र है? फिनलैंड। अब अपन इस चीज को समझें, ये जो राष्ट्र है वो इस प्रकार से ना हो कि वो इस प्रकार से हैं, ऐसे हैं वो राष्ट्र तीनों। ठीक है, वो राष्ट्र कैसे हैं? वो इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से राष्ट्र है ये। अब यहाँ पे जो राष्ट्र है उसका नाम है एस्टोनिया। यहाँ पे जो राष्ट्र उसका नाम क्या है? एस्टोनिया। ये जो राष्ट्र है इसका नाम एस्टोनिया हो गया। उसके पश्चात जो राष्ट्र यहाँ पे है उसका नाम है लताविया। लताविया राष्ट्र के बाद में जो आगे की राष्ट्र की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो राष्ट्र है उसका नाम है लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया आने के बाद में जो राष्ट्र है उसका नाम है पोलैंड। उसका नाम क्या है? पोलैंड। ठीक, यहाँ पे जो राष्ट्र पोलैंड है, फिर इसके बाद में जो राष्ट्र है उसका नाम है जर्मनी। ठीक, ये जर्मनी आने के बाद में जो आगे नेक्स्ट राष्ट्र की अपन बात करते हैं उस राष्ट्र का नाम है फ्रांस। उस राष्ट्र का नाम क्या है? फ्रांस। अब देखो अपन ने ये इतनी मेहनत की, इसके पीछे मेन मुख्य उद्देश्य क्या है अपन का? ये मेन मुख्य उद्देश्य है कि ये जो फ्रांस है वो अपन को चाहिए था, और जो नेपोलियन बोनापार्ट जो महान शासक हुआ करता था वो कहाँ का था? इस फ्रांस का था। तो अपन इस चीज को समझे कि फ्रांस है, इसके बाद में जो राष्ट्र है उसका नाम है स्पेन। उसका नाम क्या है? स्पेन।
और ये जो छोटा सा स्पेन के बाद में जो राष्ट्र है उसका नाम है पुर्तगाल। उसका नाम क्या है? पुर्तगाल। अब अपन देखो इस प्रकार से इनकी बनावट है। अब अपन यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखें, यहाँ पे जो राष्ट्र है वो है आयरलैंड। ये आयरलैंड है। ये इसके एकदम से जस्ट नीचे जो राष्ट्र है इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड की इस प्रकार की बनावट है, तो इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड हो गया आयरलैंड के बाद में। ठीक है जी, ये आयरलैंड है। अब अपन यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखें कि ये जो फ्रांस है, ये जो इंग्लैंड है, इनके देखो दोनों के बीच में एक चैनल का नाम है। उस चैनल को बोलते हैं अपन इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। ठीक। अब यहाँ पे इंग्लिश चैनल है और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं नॉर्थ सागर। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सागर यानी उत्तरी सागर। इसको क्या बोलते हैं अपन? उत्तरी सागर बोलते हैं। ये इंग्लिश चैनल यहाँ पे हो गया। अब अपन यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो फ्रांस है और ये जो इंग्लैंड है, इनकी सीमा के ऊपर एक ठीक। अब देखना यहाँ पे ये जो राष्ट्र है इसके ऊपर एकदम से जो राष्ट्र है फ्रांस की सीमा के ऊपर जो राष्ट्र है उसका नाम है नीदरलैंड। कौन सा राष्ट्र है? नीदरलैंड। नीदरलैंड के एकदम से जो जस्ट नीचे राज्य है उसका नाम है बेल्जियम। कौन सा राष्ट्र है? बेल्जियम। अब बेल्जियम आने के बाद में यहाँ पे जो राष्ट्र है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। यहाँ पे कौन सा राष्ट्र है? स्विट्जरलैंड। और एक ये जो छोटी सी पट्टी बनी होती है उसको बोलते हैं अपन इटली। क्या बोलते हैं? इटली। यहां पे एक राष्ट्र है उसका नाम है ऑस्ट्रिया। अब देखना ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये इटली हो गया, ये स्विट्जरलैंड हो गया। अब अपन इन नक्शे की बात करने के बाद में अगर आगे बात करें तो यहाँ पे लिथुआनिया है। इन कर्म रेखा के रूप के अंदर बात करें तो यहाँ पे एक राष्ट्र है जिसका नाम है बेलारूस। इसके नीचे एकदम से राष्ट्र है जिसका नाम है यूक्रेन। ठीक है। यूक्रेन के बाद में एक राष्ट्र है जिसका नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया। और यहाँ पे एक छोटा सा राष्ट्र है जिसका नाम है ग्रीस। क्या नाम है उसका? ग्रीस। अगर अपन मेन मुख्य रूप से देखें और भी छोटे छोटे राष्ट्र है लेकिन उनका इस टॉपिक से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। ये यूरोप महाद्वीप की एक छोटी सी संरचना है। इसके अंतर्गत अपन ने देखा कि कौन सा राष्ट्र किस प्रकार से कहां पे स्थित है। अब यहाँ पे देखो ये जो फ्रांस है, इस फ्रांस का महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था जिसका अपन आज अध्ययन करेंगे। उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। उसका नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, फ्रांस की क्रांति होने के पीछे जो मेन मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य के पीछे कारण ये था, ये इटली। इटली के अंतर्गत अपन ने देखा था कि पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल, पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल अपन ने जब विस्तार से उनका अध्ययन किया था तो उस टाइम पे अपन ने ये देखा था कि तुर्की जो है, उस तुर्की के ऊपर इस्लाम धर्म के लोगों का नियंत्रण हो गया है और ईसाई लोग वहां से भाग गए हैं। कौन से लोग भाग गए हैं? ईसाई लोग भाग गए हैं। तो ये तुर्की से जाकर बसे कहाँ पे थे? ये इटली में बसे थे। कौन बसे थे? ईसाई धर्म के लोग, जो महत्वपूर्ण विद्वान हुआ करते थे, जो महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे, जिनको प्रताड़ित किया गया था, वो तुर्की से प्रताड़ित होने के बाद में कहाँ पे आए? इटली में।
इटली में आने के बाद में विभिन्न खोज मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित किया इन्होंने। तो इटली के अंतर्गत काफी प्रचार प्रसार हुआ और मानव को केंद्र में रखा। पहली बार इटली में ऐसी धारणा बनी कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो ईश्वरीय सत्ता को महत्वपूर्ण माना गया था उसको समाप्त किस देश में किया गया था? इस इटली में किया गया था। इटली के अंतर्गत जब ये ऐसी धारणा बनी तो आपको पता होना चाहिए कि जो पड़ोसी राष्ट्र होता है या फिर अपने घर में जो पड़ोसी होता है, अगर उसके घर में आग लगती है तो अपने घर में आग तो नहीं लगेगी लेकिन धुआं तो पक्का ही आएगा। इसी प्रकार से इटली में जब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी मानवाधिकारों जैसी अवधारणा बढ़ने लगी तो ये देखो पड़ोसी है, इसकी आग भी कहां पे पहुंच गई इनकी, इस फ्रांस के अंतर्गत। और फ्रांस में एक क्या हो गई? क्रांति। फ्रांस में क्या हुई? क्रांति होना स्टार्ट हुई और वो क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। कब हुई? 1789 ईस्वी में। अब फ्रांस का महत्वपूर्ण सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट वो कैसे बना, किस प्रकार से बना, उसके उदय के पीछे कारण कौन से हुआ करते थे, उन कारणों को अपन क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। अब देखना यहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो शुरुआती दिनों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सेनापति था। पहले फ्रांस का सीधा वो क्या नहीं बना? सम्राट नहीं बना। पहले क्या था? वो एक सेनापति था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी जो प्रारंभिक स्कूल या जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई उससे पहले अपन देखते हैं कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर उसका जन्म पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। कब? 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हो रहा है। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हो रही है। अब अपन इस चीज को ध्यान से समझें कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होने के बाद में वो कौन सी स्कूल में चला जाता है? सैनिक स्कूल में चला जाता है। सैनिक स्कूल में जाने के बाद में वो फ्रांस का सेनापति बना। कहाँ का सेनापति बना? फ्रांस का सेनापति बना। फ्रांस के अंतर्गत जब ये सेनापति बना तो वहां के जो शासक हुआ करते थे वो अयोग्य शासक थे, यानी उनका जो जीवन हुआ करता था वो विलासितापूर्ण जीवन था। यानी क्या करते थे? वो आसानी से ऐशो आराम की जिंदगी राजमहल में जीते थे। जन कल्याण की किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते थे, जनता को प्रताड़ित करते थे, जनता का शोषण करते थे और उनसे कर लगाते थे, जिसकी वजह से जनता काफी दुखद स्थिति में थी। इस प्रकार की अवधारणा कहां पे पनप रही थी? फ्रांस में। अब यहाँ पे देखना कि जो फ्रांस का सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रांस के शासकों की नजर में आया कैसे, ये सबसे स्वाभाविक पॉइंट है। तो लगभग 1793 और 95 के समथिंग फ्रांस के अंतर्गत जो क्रांति हो रही थी, देखो मैं बता रहा हूँ आपको टाइम 1793 और 1795 ये घटना बता रहा हूँ। क्रांति कब हो रही है? 1789 में। 1793 और 95 की घटना है। इस साल जो महत्वपूर्ण फ्रांस के शासक हुआ करते थे और 1795 ईस्वी में फ्रांस के अंतर्गत जो शासन था वो डायरेक्टरी का शासन हुआ करता था, यानी जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो फ्रांस के अंतर्गत क्या करते थे? शासन को संचालित करते थे। अब जब फ्रांस के अंतर्गत क्रांति बढ़ने लगी तो उस टाइम पे 1795 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। टेलान का क्षेत्र था या फिर टुलान उसको बोलते हैं, वहां पे एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को क्रांतिकारियों ने घेर रखा था। जो क्रांति कर रहे थे उस क्षेत्र को किसने घेर रखा था?
उस क्रांतिकारियों ने घेर रखा था। लेकिन धीरे धीरे जब क्रांतिकारियों ने अपना उग्र रूप धारण किया, यानी भीड़ बढ़ने लगी और भीड़ हिंसात्मक कार्रवाइयों को जब अंजाम देने लगी, उस स्थिति में जो ये नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने अपने सैनिक जीवन के अनुभव को वहां पे साझा किया। अपनी कुशलता पूर्वक नीतियों के माध्यम से, अपने साहसिक कार्यों के माध्यम से उस क्रांतिकारी घटना को रोकने में वो क्या रहा, सफल रहा। उसी दिन से फ्रांस का जो सेनापति नेपोलियन था, वो जनता की नजरों में बैठ चुका था कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वहां के जो डायरेक्टरी के शासन हुआ करते थे, उनकी नजरों में भी बैठ चुका था कि वास्तव में नेपोलियन एक अच्छा महान सेनापति है, वीर योद्धा है, कुशल कूटनीतिज्ञ है और एक प्रसिद्ध रणनीतिकार है। और युद्ध अभियान करते रहना इसके खून में है, क्योंकि ये बचपन से ही किस स्कूल में पढ़ा हुआ है, सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ है। 1795 ईस्वी में डायरेक्टरी ने यह निर्णय लिया कि क्यों न नेपोलियन बोनापार्ट को यहां पे भेज दें, इटली में। क्यों? युद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। ये बात सोच कौन रहे हैं? डायरेक्टरी का जो शासन है वो सोच रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ पे भेजेंगे। अब यहाँ पे क्यों भेजेंगे, इसके पीछे कारण ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है इटली को पराजित करेगा, इटली के ऊपर जो ऑस्ट्रिया का नियंत्रण है उसको समाप्त करेगा, और ऑस्ट्रिया के नियंत्रण को समाप्त करने के बाद में इटली किसका हो जाएगा रे? फ्रांस का। यानी इटली फ्रांस के अधीन रहेगा, वहां के संसाधनों पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। बात है ये 1796 की, 96। अब यहां पे अपन देखें 1796 ईस्वी के अंतर्गत भाई साहब नेपोलियन कहां से जा रहे हैं? इटली। फ्रांस से जा रहे हैं इटली। क्या करने के लिए? इटली को जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए। अब जब वो इटली जाएंगे तो क्या करेंगे? युद्ध। अब मैंने एक चीज बताई है यहाँ पे देखना, मैंने इटली के ऊपर नियंत्रण किसका बताया था? ऑस्ट्रिया का। किसका नियंत्रण था? ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। ऑस्ट्रेलिया अलग राष्ट्र है, ऑस्ट्रिया अलग राष्ट्र है, इसका इसके ऊपर नियंत्रण था पहले से। लेकिन ये फ्रांस का सेनापति फिर से नियंत्रण करना चाहता है इटली पर। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये हराएगा किसको पहले? ऑस्ट्रिया को। यानी ऑस्ट्रिया को हराएगा तभी तो कहां पे नियंत्रण कर पाएगा? इटली पे। कौन कर पाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे ही युद्ध अभियान के लिए निकला, अपनी सेना को लेकर ऑस्ट्रिया को चेतावनी दी। क्या? कि ऑस्ट्रिया तेरे को इटली से पराजित करके रहेंगे और इटली अपना बनकर रहेगा। इटली के ऊपर नियंत्रण करने के पश्चात कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कहां का सेनापति? फ्रांस का सेनापति इटली में आ गया। यहां पे नियंत्रण होने के तुरंत बाद ऑस्ट्रिया का नियंत्रण क्या हो गया? समाप्त। नेपोलियन बोनापार्ट वापस इटली से फ्रांस पहुंचे तो इसका भव्य स्वागत किया गया। आइए आरती उतारते हैं आपकी ओर। इतना गजब इसका स्वागत किया गया, नेपोलियन की आंखें चकाचौंध से भर उठी थी। अब यहाँ पे जो डायरेक्टरी का शासन था उसको चिंता होने लगी कि कहीं नेपोलियन फ्रांस का सम्राट न बन जाए। क्या बन जाए? कहीं फ्रांस का सम्राट न बन जाए। ये चिंता किसको सताने लगी? जो डायरेक्टरी का शासन फ्रांस में था।
क्योंकि इन डायरेक्टरी के शासकों को ये चिंता थी कि फ्रांस की पूरी जनता किसके हाथ में है रे? नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में। क्या पता ये अपना ही गला काटते। ये बात कौन सोच रहे हैं? डायरेक्टरी के शासन। कब सोच रहे हैं? जब इटली को पराजित करके, ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके, इटली पे अपना नियंत्रण करके, जब फ्रांस का शासक फ्रांस का सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस वापस लौटता है, तब डायरेक्टरी के शासक जो हो वो सोच रहे हैं क्यों नहीं अपन इस नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस से दूर कर दें, यानी फ्रांस तक आने ही नहीं दे। उस समय नेपोलियन बोनापार्ट को ऐसा लगा अभी उचित समय नहीं है सम्राट बनने का। वो सही जगह और सही समय का इंतजार कर रहा था कि मैं कब फ्रांस का शासक बन जाऊं। कौन इंतजार कर रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने डायरेक्टरी के जो शासक हुआ करते थे उनको एक बार फिर से कहा कि देखिए सर जी, हमारी बात सुनो, अब मैं क्या करूंगा, मिस्र पे अधिकार करूंगा। किसके ऊपर अधिकार करूंगा? मिस्र के ऊपर अपना अधिकार करूंगा। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि अफ्रीका का एक छोटा सा राष्ट्र है जिसका नाम है मिस्र। कौन सा राष्ट्र है? मिस्र। 1796 ईस्वी के अंतर्गत इटली पे अपना आधिपत्य करने के पश्चात अब बारी किस राष्ट्र की है? मिस्र राष्ट्र की है। तुरंत डायरेक्टरी के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने स्वीकार कर लिया और क्या कहा कि जा 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 और मिस्र के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। कौन कह रहे हैं? डायरेक्टरी के शासक है। किसको कह रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। क्यों कह रहे हैं? अगर ये फ्रांस से चला जाएगा और मिस्र में चला जाएगा तो हमारा शासन बच जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन पता नहीं कब तानाशाही शासक बन जाए। तो इसको तुरंत आज्ञा दी कि जाओ और कहां पे लड़ाई लड़ो? मिस्र। और वो साल थी 1798 ईस्वी। 1797 ईस्वी में फ्रांस का सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिक अभियान को लेकर कहां पे निकल गया रे? मिस्र में। अब किसको जीतने की बारी है? मिस्र को। जब उसने मिस्र के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया, मिस्र को उसने जीतने की कोशिश की, तो उसने सोचा क्यों ना अपन तुर्की के ऊपर भी अपना आधिपत्य कर ले। ये देखो तुर्की यहीं पे, क्योंकि ये समुद्र है, भूमध्य सागर है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ पे जाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या? ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक सेनापति था, उसका नाम था नेल्सन। क्या नाम था रे? नेल्सन। ये नेल्सन जब नेपोलियन बोनापार्ट अपना सैनिक अभियान कर रहा था तो उसी टाइम पे इसके पीछे लग गया था। कौन? नेल्सन। किसके पीछे? नेपोलियन बोनापार्ट के पीछे। कब? 1798 में। क्यों? क्योंकि मिस्र पे नियंत्रण करना चाहता था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। जब ये पीछे चल रहा था तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है पीछे 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 आ रहा था, तो इसने क्या किया? मिस्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फेमस नदी है। कौन सी नदी है? फेमस नदी है। अब देखो यहाँ पे उस फेमस नदी का नाम है, आप सभी जानते हैं, नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब देखो यहाँ पे जब मिस्र का अभियान किया नेपोलियन, तो नेपोलियन की मनसा बदल गई और उसने सोचा क्यों न हम इंग्लैंड को कमजोर करें।
अब देखो यहाँ से डायरेक्ट इंग्लैंड को कमजोर नहीं करेगा, लेकिन इसके पीछे एक कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इंग्लैंड एकमात्र ऐसा विश्व में राष्ट्र था जिसके सबसे ज्यादा गुलाम देश थे। क्या थे? गुलाम देश। किसके सबसे ज्यादा थे? इंग्लैंड के थे। उनके अंतर्गत ये राष्ट्र आते थे, ये इधर वाले। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या सोचा? उसने ये सोचा कि क्यों न हम इंग्लैंड को कमजोर करने के लिए उसके पूर्वी साम्राज्य को नष्ट कर दे। कौन से साम्राज्य को नष्ट कर दे रे? पूर्वी साम्राज्य को। कि पूर्वी साम्राज्य जब नष्ट हो जाएगा तो इंग्लैंड कमजोर पड़ जाएगा। इस बात की खबर नेल्सन को लगी तो नेल्सन ने किसका साथ लिया रे? तुर्की का। और तुर्की का साथ लेकर नेपोलियन बोनापार्ट को मिस्र अभियान के तहत पराजित कर दिया। मिस्र अभियान को पराजित करने के बाद में नेपोलियन की मंशा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। सैनिक दुर्बलता कमजोर पड़ने लगी और वो थकने लगा। जब वो थकने लगा, अब क्या करेगा बेचारा? छोटे छोटे राष्ट्रों पे उसने कब्जा करना शुरू किया। उसके अंतर्गत जैसे सीरिया है, इन क्षेत्रों को उसने जीतना स्टार्ट किया, लेकिन वहां पे भी उसकी पार नहीं पड़ी, क्योंकि इंग्लैंड का एक साथी और हो चुका जिसका नाम है तुर्की। इंग्लैंड अकेला नहीं बचा, इसके साथ में एक तुर्की हो गया है। अब धीरे धीरे अपन आगे समझने की कोशिश करते हैं। बात है 1798 ईस्वी की। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये सोचा, आगे की सोचते हैं कि अगर अपन यहाँ पे रहेंगे तो यहीं के रह जाएंगे और यहीं पे मर जाएंगे, अपना जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं है। वो तुरंत अपना यूटर्न करता है और वापस कहाँ पे चला जाता है? फ्रांस। ये घटना थी 1799 ईस्वी की। नेपोलियन बोनापार्ट जब वापस जाता तो उसके सामने एक समस्या थी, वो थी डायरेक्टरी का शासन। क्योंकि वहां के डायरेक्टरी के शासक हुआ करते थे जो नेपोलियन बोनापार्ट को महान शासक नहीं बनना चाहते थे, बनना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एक सेनापति बन के रहे। कौन? डायरेक्टरी के शासक। नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले इन्हीं के पास में जाता है और इनको समाप्त करता है और सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। और जो सत्ता अपने हाथ में ले लेता है उसका साल था कौन सा रे? 1799। यानी 1799 ईस्वी को फ्रांस के महत्वपूर्ण डायरेक्टरी शासन को समाप्त करके फ्रांस का सम्राट, फ्रांस का शासक कौन बन चुका है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट वहां पे शासक बनने के बाद में अब देखो यहाँ पे थोड़ा रुतबा चेंज होने वाला है, क्योंकि जब मिस्र के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सेनापति की पराजय हुई, उसके बाद जो हुआ वो आपको देखने वाली रोचक बात होगी। ऑस्ट्रिया ने फिर से नियंत्रण किस पे कर लिया? इटली पे। ऑस्ट्रिया ने वापस से नियंत्रण किस पे कर लिया? इटली पे कर लिया। जब बात है 1800 ईस्वी की, कब की? 1800 ईस्वी की। नेपोलियन जब सत्ता शासक बन जाता है, क्या बन जाता है रे? शासक। जब वह शासक बनता है, पुनः इटली पे अपना अभियान करता है और वहां इटली को स्वयं जीत लेता है और वहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेता है। कौन रे? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट वहां का शासक बन चुका है। क्या बन चुका है? शासक बन चुका है। अब बात आई धीरे धीरे ऑस्ट्रिया को पराजित करने की। ऑस्ट्रिया को इटली से वापस पराजित किया। पराजित करने के बाद में वहां से अब बारी आएगी किस राष्ट्र की? इस इंग्लैंड की, कि इस इंग्लैंड को कैसे कमजोर किया जाए। इस इंग्लैंड को कैसे कमजोर किया जाए। अब इंग्लैंड को जब कमजोर करेगा तो एक शासन व्यवस्था का नाम देगा महाद्वीपीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था का नाम क्या होगा? महाद्वीपीय शासन व्यवस्था। उस महाद्वीपीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जितने भी राष्ट्र हैं वो इंग्लैंड के साथ में व्यापारिक कार्यों को बंद करें
और कार्य किसके साथ शुरू करें? इस फ्रांस के साथ शुरू करें। किसने कहा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ये भूल चुका था कि इंग्लैंड एक महान शक्तिशाली राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंतर्गत औद्योगिक विकास हो चुका है और इंग्लैंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपनिवेश है, जिसके अंतर्गत एक भारत भी शामिल था और एक महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ करता था। ये बात भूल कौन रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन बोनापार्ट ये बात भूल रहा है तो इंग्लैंड अपना रवैया धीरे धीरे चेंज करना शुरू करता है। अब देखो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट एक सेना भेजेगा नॉर्थ सी के अंतर्गत, यानी उत्तरी सागर के अंतर्गत अपनी एक सेना भेज रहा है। और सेना भेजने के तुरंत बाद इंग्लैंड को पता चला कि बेटा अपनी सेना को पराजित करेगा तो इंग्लिश चैनल, कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल, इसके अंतर्गत किसकी सेना थी? इंग्लैंड की। इस इंग्लैंड ने ये कहा कि सर जी देखिए, जाग जाइए, फ्रांस की सेना इंग्लैंड पे आक्रमण कर रही है। तो इंग्लिश की सेना, इंग्लिश चैनल की सेना जो मुख्य रूप से कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी, आक्रमण किया और फ्रांस की सेना को वहां से पराजित कर दिया। पराजित करते वहां का एक महत्वपूर्ण शासक बना जिसका नाम था विलियम पिट, जो 1804 ईस्वी में आया। विलियम पिट आने के बाद में ये वही विलियम पिट है जिसको 1784 ईस्वी के अंतर्गत भारत में पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना की थी। किस एक्ट की स्थापना की थी? पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में और पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 ईस्वी में। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सोचें। इंग्लैंड जो है वो यहाँ पे इंग्लिश चैनल के अंतर्गत किसको पराजित कर चुका है? फ्रांस को पराजित कर चुका है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत फ्रांस जो है वो कमजोर पड़ा थोड़ा सा, कि ये तो थोड़ा सा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमारे साथ में, अगर ऐसे चलता रहा तो ठीक बात नहीं होगी। ये जो फ्रांस है, इस फ्रांस ने क्या किया? अब सोचता है कि मैं स्पेन पे अपना आक्रमण करूं। पड़ोसी ने संटासी पे, किसको सटाएगा? अपने पड़ोसियों को सटाएगा, स्पेन पे आक्रमण करूं और स्पेन पे अपनी विजय हासिल करने के बाद में किस पे आक्रमण करूं? पुर्तगाल पे आक्रमण। ये बात कौन सोच रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट। होता क्या है यहाँ पे? फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे अपना आक्रमण किया। यहाँ से जब पुर्तगाल में जा रहा था तो अपने भाई जोसेफ को क्या बना दिया? यहाँ का शासक बना दिया। क्या बना दिया? शासक बना दिया। शासक बनाने के बाद होता क्या है यहाँ की जो जनता है उसके अंतर्गत राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। राष्ट्रवादी भावना जागृत होने के पश्चात जो काम हुआ वो अपन सोचने वाली बात यह है कि स्पेन की जनता ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई। कौन सी प्रणाली अपनाना स्टार्ट किया? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति कौन सी थी? छुपकर वार करना। सेना सामने शासक की खड़ी है, वो सामने से आक्रमण नहीं करेंगे, छुपकर आक्रमण करेंगे, उसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। स्पेन के अंतर्गत हुई। नेपोलियन बोनापार्ट का भाई था जिसका नाम था जोसेफ। क्या नाम था? जोसेफ। जोसेफ ने कहा कि भाई साहब मेरी सेना चली गई यहाँ से। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने पूछा कि बेटे क्या हुआ? तो जोसेफ ने कहा कि यहाँ की जनता मेरे को मार रही है। क्या कर रही है? मार रही है। ये बात कौन बोल रहा है? नेपोलियन का भाई जोसेफ। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे वापस आता है, यहाँ पे फिर से आधिपत्य करता है, फिर से अपने भाई को शासक बनाता है, फिर से भाई बोलता है भाई भाई मार रहा है। कौन? स्पेन के शासक, स्पेन की जनता। नेपोलियन पुनः आक्रमण करता है और इसी चक्कर में वो फंसता रहता है। नेपोलियन का यहाँ पे ऐसा हाल हो चुका था, न तो वो मर रहा था न वो जी रहा था। कंडीशन खराब, बीच में आ गया था वो। कहाँ पे आ गया था? बीच में, न घर का न घाट का। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जब स्पेन के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया,
यहाँ पर अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया, तो इसके पश्चात जो बारी आई वो आई जर्मनी की। वो बारी किसकी आई? जर्मनी की। यानी जर्मनी के ऊपर अपना आधिपत्य करना चाहता था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। 1809 ईस्वी इसके अंतर्गत जर्मनी के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह का नाम है राइन। राइन नदी भी है जर्मनी में, और उसको बोलते हैं राइन भूमि। जो जर्मनी के लोग उसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे जर्मनी के अंतर्गत जो राइन भूमि थी, क्या नाम था रे? राइन भूमि। इस राइन भूमि के ऊपर अपना प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं किया। किसने? नेपोलियन ने। जब अपना प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित नेपोलियन ने नहीं किया, तो वहां की जनता कुछ नहीं बोलती, आराम से अपना जीवन जी रही थी, सुख सुविधापूर्ण उनका जीवन चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या? नेपोलियन की मनसा बदलने लगी। नेपोलियन जो महाराज थे उसने क्या कहा कि राइन भूमि के जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों के ऊपर मैं अपना नियंत्रण करूंगा। वहां से नेपोलियन ने राइन भूमि से अपना आर्थिक लाभ लेना शुरू कर दिया। जब आर्थिक लाभ लेना शुरू किया तो जर्मनी की जनता के अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई, और राष्ट्रवादी भावना जागृत होने के बाद में उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मानवाधिकारों से जैसे जो विचार हुआ करते थे उनसे प्रेरित होने लगी। कौन? फ्रांस की जनता नहीं, जर्मनी की जनता। तो यहां पे जर्मनी की जो जनता थी, जर्मनी की जनता के अंतर्गत राष्ट्रवादी भावना जब पनपी, तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे एक वाक्य प्रसिद्ध हुआ था, उस वाक्य का नाम क्या था मैं आपको बताता हूँ वो वाक्य, और वो वाक्य किस प्रकार से चला था। जर्मनी के एकीकरण के अंतर्गत वो वाक्य बहुत सटीक बैठता है। उसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के अंतर्गत उस राजकुमार की भांति कार्य किया जिसने जंगल में सोई राजकुमारी को जादू की छड़ी से जगा दिया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने वो कार्य किया जिसके तहत अपन ये समझ सकते हैं उस राजकुमार की भांति कार्य किया जिसने जंगल में सोई हुई राजकुमारी को जादू की छड़ी से जगा दिया। किसने? नेपोलियन ने। यानी कहने का मतलब ये है कि नेपोलियन के न चाहते हुए भी जर्मनी के अंतर्गत राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई, और उसके पश्चात जर्मनी के अंतर्गत जो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार हुआ करते थे वो पनपे थे। उसी प्रकार से कौन से विचार पनपे रहे? जर्मनी में पनपे। जर्मनी के अंतर्गत नेपोलियन को वहां से पराजित किया गया, और नेपोलियन को मुंह की वहां पे खानी पड़ी सा। अब बारी आई रूस की कि मैं किसको पराजित करूंगा? इस रूस को पराजित करूंगा। किसने सोचा? नेपोलियन ने सोचा। तो नेपोलियन ने क्या किया? रूस को पराजित करने के लिए फिनलैंड का युद्ध किया। देखो इसके पास में पड़ोसी राष्ट्र फिनलैंड, यहाँ पे आकर युद्ध करता है, और यहाँ पे नियंत्रण हुआ करता था रूस का। किसका? रूस का। अब जब यहाँ पे नियंत्रण किया तो नेपोलियन बोनापार्ट ने मास्को का अभियान किया। रूस की राजधानी मास्को, और मास्को के ऊपर जब अभियान किया, मास्को के ऊपर नियंत्रण तो हो गया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को वहां पे काफी आर्थिक नुकसान हुआ। उसको उसकी वित्तीय व्यवस्था फ्रांस की बिगड़ चुकी थी, क्योंकि फ्रांस यहाँ पे है और नेपोलियन यहाँ पे आकर युद्ध करना चाहता है। तो उसको काफी उस युद्ध के दौरान हानि उठानी पड़ी थी। अब धीरे धीरे क्या होगा? ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का एक शासक हुआ करता था फ्रांसिस।
ये जो फ्रांसीसी शासक है वो भागकर उसका यहाँ पे पलायन हो गया, और यहाँ के शासक को बोलते थे जार का शासक। कौन सा शासक बोलते थे? जार का शासक। यहाँ पे आकर अपनी शरण लेता है, और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो एक शासक बन जाता है। अब क्या करेगा नेपोलियन बोनापार्ट? यहाँ पर बनने के बाद में फिर से धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है? पराजित किया जाता है। जर्मनी के अंतर्गत एक छोटा सा महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था, उसका नाम था पर्सा। क्या नाम था? पर्सा। पर्सा जो जर्मनी का एकीकरण होता है, वहां पे जो बिस्मार्क होता है, बिस्मार्क जो हुआ करता था वो पर्सा का ही था। जर्मनी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण छोटा सा प्रांत हुआ करता था जिसका नाम क्या था? पर्सा। क्या नाम था? पर्सा। पर्सा, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्र हुआ करते थे, इनके जो शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, वो सारे के सारे शासक मिलकर वाटरलू का जो युद्ध होता है 1815 ईस्वी के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर दिया जाता? पराजित कर दिया जाता है। और पराजित करने के बाद उसको सेंट हेलेना के द्वीप पे भेज दिया जाता है, और सेंट हेलेना के द्वीप पे भेजने के बाद 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो गई रे? मृत्यु। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फ्रांस के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी वो संवैधानिक शासन व्यवस्था बनती है। अब अपन देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो सुधार किए गए, कौन कौन से क्षेत्र में सुधार किए गए, और नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के जो महत्वपूर्ण कारण हुआ करते थे, उन कारणों को अपन समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार से उदय होता है, उसके जो विजय अभियान हुआ करते थे वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण बने। अपने ज्योग्राफिकल आधार पे अपन ने देखा कि भूगोल का इतिहास पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो आगे अपन देखें नेपोलियन बोनापार्ट के जो सुधार हुआ करते थे, उन सुधारों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जो महत्वपूर्ण सुधार थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले उसके सुधार क्या देखें रे? उसके सुधार। तो चलो सुधार के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, सबसे पहला बता दूं क्या? जिसका नाम है संविधान का निर्माण। किसका निर्माण? संविधान का निर्माण। ध्यान से समझना बच्चों, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण जो हुआ उसके अंतर्गत अपन देखें कि उसने क्या किया। उसने काउंसिल की स्थापना की और शक्ति का पृथक्करण किया, यानी शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का जब उसने पृथक्करण किया, ये केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा था। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो कि भारत के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था है कि नहीं है जी। उसके अंतर्गत राज्यों को इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है कि वो भी अपने राज्य का कानून स्वयं बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में आपको पता है? केंद्र के पास में। किसके पास में? अरे केंद्र सरकार के पास में जो वास्तविक शक्ति है। उसी प्रकार से नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसने शक्ति का पृथक्करण तो किया, 3 काउंसिल की स्थापना तो की, 3 काउंसिल की स्थापना तो की, लेकिन जो वास्तविक शासक था वो था नेपोलियन। नेपोलियन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे काम होगा, यानी सत्ता किसके हाथों में थी? नेपोलियन के हाथों में। तो जो संविधान का निर्माण किया गया वो तो केवल और केवल मात्र दिखावा था। शासन का संचालन कौन करेगा आपको पता है? नेपोलियन करेगा। संविधान निर्माण उसका पहला सुधार माना जाता है, और फ्रांस की क्रांति के बाद में इसका चौथा संविधान माना जाता है। किसका? फ्रांस का। पहला अपन ने सुधार देखा, फिर जो सुधार करेगा वो सुधार है उसका प्रशासनिक सुधार। कौन सा सुधार करेगा रे? प्रशासन में सुधार करेगा।
प्रशासन में सुधार करेगा। अब अपन यहाँ पे देखें कि स्थानीय स्तर से लेके और शहरी इलाका हो, शहरों के जो मेयर नियुक्त किए जाते हैं, मेयरों का जो चुनाव होता है, छोटे से छोटे शासकों का, जो छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ के जो महत्वपूर्ण मेयर हुआ करते थे, मेयर मेयर क्या मेयर, इनकी भी नियुक्ति कौन करता था? स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट। यानी प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत उसने ये ऐसा नियम बनाया कि प्रशासन में किसी भी प्रकार का अपन कोई काम करेंगे तो वो स्वयं करेंगे। यानी यहाँ तक उसने नियुक्तियों को भी अपने हाथों में ले लिया था। ये इसका प्रशासनिक सुधार होता है। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उसने सुधार किया, लेकिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में अपन नहीं मान सकते, क्योंकि वो यहाँ पे क्रांति का हंता ठहरता है। प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत जनता ने क्या किया था कि जो शासक बनेंगे वो प्रतिनिधित्व बनेंगे, यानी जनता के द्वारा चुने हुए बनेंगे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इस अवधारणा को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे अपन समझे कि प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत जब उसने नियुक्ति अपन स्वयं करना स्टार्ट कर दिया तो वो यहाँ पे क्रांति का हंता ठहरता है। क्या ठहरता है? क्रांति का हंता। यानी हंता का मतलब क्या हो गया? क्रांति का हत्यारा। हत्यारा ठहरता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति की हत्या करता हुआ यहाँ पे प्रतीत होता है। इसका मतलब ये था कि क्रांति जिन आदर्शों को लेकर चली थी, जिन सिद्धांतों पे चली थी, जिन नियमों को लेकर चली थी, उसका मतलब ये था कि जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधित्वों के द्वारा शासन होना चाहिए। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इस अवधारणा को परिवर्तित करते हुए स्वयं शासन का संचालन किया था। प्रशासन में सुधार करने के बाद में आर्थिक क्षेत्र में आपको मैं सुधार बताता हूं। यानी उसने वहां पे एक अपन छोटे से शब्दों में देखें तो अपन समझने की कोशिश ये कर सकते हैं। तो देखो कि आर्थिक क्षेत्र में उसने कौन सा सुधार किया था, अपन देखने की और समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलो जी बच्चों, अपन देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में सुधार। आर्थिक क्षेत्र में जो सुधार उसने किया वो स्वाभाविक रूप से एक अच्छा सुधार माना जाता है, लेकिन क्रांति के लिए ठीक नहीं था। अपन समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो चलो आर्थिक क्षेत्र में सुधार देखते हैं। भ्रष्टाचार पे रोक लगाई, चलो जी। सट्टेबाजी पर रोक लगा दी, चलो जी। कुशासन पर रोक लगा दी, चलो जी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दी कि ताकि लोग, जनता है, जनसाधारण लोग है, अपना पैसा बैंक में रख दे। अब धीरे धीरे पैसा कमाने की जरूरत पड़ी तो उसने कर लगाना शुरू कर दिया। क्या लगाना शुरू कर दिया? कर। और यहाँ पे जो कर लगाया उस कर का नाम रखा प्रत्यक्ष कर। यानी यहाँ पे भी क्रांति का हंता था। हंता कैसे? यहाँ पे भी क्रांति का हत्या करता प्रतीत होता। कैसे? फ्रांस की जनता ने कहा था कि प्रत्यक्ष कर लगेगा। फ्रांस की जनता यानी फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी तब वहां पे क्या था? प्रत्यक्ष कर लगेगा। लेकिन प्रत्यक्ष कर न लगाकर अप्रत्यक्ष कर लगाया। प्रत्यक्ष कर किसी एक संस्था से, किसी पर्सनल व्यक्ति से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर आम जनता से लिया जाता है, सबसे लिया जाता है। इसको अपन समझ सकते हैं जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया, व्यापार पे कर लगाना शुरू कर दिया उसने। किसके ऊपर? व्यापार पे। जबकि फ्रांस की क्रांति हुई थी, बेचारे लोग सोच रहे थे कि हाय राम हमारा दिन अच्छे आएंगे, जैसे मोदी बोलता है कि हमारे दिन अच्छे आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि खुद मेहनत नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखना कि क्रांति है, क्रांति के अंतर्गत लोगों ने सोचा कि मुक्त व्यापार होगा, यानी किसी भी व्यापार के ऊपर कर नहीं लगेगा।
क्या नहीं लगेगा? कर नहीं लगेगा। जब कर नहीं लगेगा तो जनता को फायदा होगा, लेकिन नेपोलियन साहब ने तो क्या किया? कर लगाना शुरू कर दिया। किसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया रे? व्यापार के ऊपर। जब व्यापार पे कर लगना शुरू हुआ तो जनता ने उसका विरोध किया। जनता ने क्या कहा कि हमारे किस्मत फूट गई, हमारा कर्म फूटेड़ा। तो इस प्रकार की अवधारणा नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां पे क्या कर दी? पैदा कर दी। अब अपन धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे अब अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने के बाद में उसने कौन सा सुधार किया रे? वो अपन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया उसने। कौन से क्षेत्र में सुधार किया? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा को उसने 2-3 भागों में बांटा। एक भाग बांटा प्राथमिक, दूसरा भाग बांटा माध्यमिक, और तीसरा उसने बांटा उच्च। 3 प्रकार की शिक्षा को विभाजित कर दिया उसने। अब यहाँ की जो स्कूल हुआ करती थी उनके अंतर्गत जो अध्यापक आएंगे, जो शिक्षक गण होंगे, कौन होंगे? शिक्षक। यानी इन शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पे होगी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने एक काम किया यहाँ पे। उसने ये कहा कि ये जो शिक्षक आएंगे ना, वो फ्रांस का जो सम्राट है, आपको ध्यान होना चाहिए, फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बनता है। पहले फ्रांस का सम्राट नहीं था वो। 1804 ईस्वी के अंतर्गत फ्रांस का सम्राट बनने के बाद में उन शिक्षकों से ये कहा कि आप मेरे प्रति वफादार रहोगे। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है शिक्षकों को ये कि आप मेरे प्रति वफादार रहोगे। क्यों? क्योंकि क्रांति का नेतृत्व करने वाला अगर कोई वर्ग है वो है मध्यम वर्ग। यानी मध्यम वर्ग अगर असंतुष्ट रहेगा तो वो क्रांति करेगा, जनसाधारण व्यक्तियों का क्या करेगा? समर्थन करेगा और उसका नेतृत्व करता बनेगा। अगर ये शिक्षक इस जनसाधारण का नेतृत्व करता ही नहीं बनेगा तो भाई साहब क्रांति भी नहीं होगी। ऐसी धारणा किस शासक की थी रे? नेपोलियन साहब की। पेरिस के अंतर्गत उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो अध्यापक हुआ करते थे, उसके अंदर गणित पढ़ाने वाले, चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य को किस प्रकार से अच्छा रखा जा सकता है उसके बारे में, विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण आधुनिक चीजें हैं उनको स्थापित करने का वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट ने काम किया था। इसके साथ साथ में जो पेरिस हुआ करता था उसको वास्तविक रूप, जो वर्तमान समय के अंतर्गत पेरिस है, उसको सौंदर्यपूर्ण बनाने का काम भी किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। अब अपन आगे चीज देखें। नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे सुधार कर दिया। इसके बाद में जो अगला सुधार आया वो आया सामाजिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में सुधार किया? अगला सामाजिक क्षेत्र में। अब देखो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत उसका सुधार अपन देखते हैं। सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि महिलाओं को, अब एक बात यहाँ पे, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जो फ्रांस की क्रांति थी उसके अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों को भी लेकर क्रांति की गई थी, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार था वो महिलाओं को नहीं दिया था। किसने? नेपोलियन। ये एक पॉइंट है कि शिक्षा का अधिकार नेपोलियन ने नहीं दिया था। किसको? महिलाओं को। कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये नेपोलियन ने अपनी शिक्षा के सुधार के अंतर्गत थोड़ी सी बुराई रखी थी। यहाँ पे भी वो क्रांति का हंता तैरता है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत उसने महत्वपूर्ण सुधार किया कि परिवार का जो मुखिया है, परिवार का मुखिया होगा, एक विवाह पद्धति है उसको उसने सरल बनाया। पादरी वर्ग है उसको उसने क्या कर दिया? वहां से हटा दिया विवाह के अंतर्गत। फिर जो तलाक करता है वो तलाक आप ऐसे नहीं दे सकते, उसके अंतर्गत उसने क्या बना दिया? कानून बना दिया। जब उसने कानून, इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया, सामाजिक सुधार किए, सामंती संरचना थी,
समानता के अधिकारों को वहां पे उसने क्या किया, प्रतिपादित किया। सामाजिक सुधार, परिवार के मुखिया को सर्वप्रथम माना। इसके बाद में जो धार्मिक सुधार जो उसका था वो काफी रोचक था। जो पोप था, पादरी था, चर्च था, उनकी जो जमीन हुआ करती थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया उन्होंने। धार्मिक जो सुधार था, उस धार्मिक सुधार के अंतर्गत उसने जो चर्च की संपत्ति थी उसका राष्ट्रीयकरण किया और अपने राजकार्यों के अंतर्गत पोप को किसी भी प्रकार की सहभागीदारी वो नहीं देना चाहता था। निर्णय स्वयं लेगा, सारे के सारे स्वयं करेगा। जनता के हित में कार्य करना है या अहित में कार्य करना है वो डिसाइडेड कौन करेगा, स्वयं नेपोलियन करेगा। अपन ने नेपोलियन के बारे में, उदय के बारे में जाना। इसके पश्चात अपन ने नेपोलियन का जो सुधार किया गया उसके बारे में जाना। एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सुधार किया गया था जिसको अपन बोलते हैं नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता, कानून संहिता। वो इस प्रकार की संहिता थी जिसके अंतर्गत उसने लॉन्ग टर्म तक सुधार किए, आर्थिक क्षेत्र में उसने सुधार किया और फिर उसके बाद में जो सुधार किए वो स्थायी थे। इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन को जो सुधार हुआ करते थे वो ग्रेनाइट पे रखे हुए थे। ग्रेनाइट पे रखने का मतलब ये था कि नेपोलियन जो सुधार किए उसको वर्तमान समय में भी अपन देख सकते हैं और जो कानून व्यवस्था थी उसको भी अपन वर्तमान समय में नेपोलियन के अंतर्गत देख सकते हैं। बैंक की स्थापना की वो भी नेपोलियन, यहाँ पे फ्रांस के अंतर्गत वर्तमान समय में मौजूद है। इतना पढ़ने के बाद अपन जो आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वो अपन देखते हैं। देखो सुधार कर लिया, सुधार करने के बाद में अपन ने नेपोलियन का उदय देख लिया कि नेपोलियन किस प्रकार से वहां का शासक बना। अब अपन आगे जो टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा नेपोलियन का पतन। अब अपन नेपोलियन का पतन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? नेपोलियन का पतन। कि नेपोलियन आखिरकार एक सेनापति था, सेनापति के बाद में वो एक शासक बना, शासक के बाद में वो फ्रांस का सम्राट बना। आखिरकार कम समय में यानी 1799 ईस्वी के अंदर शासक बनते हैं और 1815 ईस्वी के वाटरलू का जो युद्ध होता है उसके अंदर उसको पराजित कर दिया जाता है और वो 1821 ईस्वी के अंतर्गत मर जाता है। इतना सा छोटा सा कार्यकाल, आखिरकार उसके पतन के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण हुआ करते थे वो कारणों को अपन विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं यहाँ पे। तो चलो करते हैं, क्या विश्लेषण है, चलो देखो। मैं करने जा रहा हूं नेपोलियन का पतन। क्या? नेपोलियन का पतन। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी शासक था। कांक्षी, देखो महत्वाकांक्षी। इसका मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक क्षेत्रों को जीतते रहना, लगातार युद्धों में व्यस्त रहना। उसकी वजह से नेपोलियन ने अनेक युद्ध अभियान किए, अनेक सैनिक अभियान किए, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट आर्थिक कमजोर से, आर्थिक दृष्टि से क्या पड़ गया था? कमजोर पड़ गया था। महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या पड़ता गया? कमजोर पड़ता गया। उसके पश्चात अपन देखते हैं चारित्रिक दुर्बलता। चारित्रिक दुर्बलता का मतलब यहाँ पे ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसके पास में धैर्य, संयम, साहस, वीर योद्धा इस प्रकार के गुण तो थे, लेकिन चारित्रिक दुर्बलता के अंतर्गत अपन एक पॉइंट उसकी कमजोरी ढूंढते हैं जो पतन का कारण बनी। वो ये थी कि नेपोलियन मानता था कि अगर अपन संधि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं, किसी शासक के साथ में अगर अपन संधि कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, यानी वो सम्मान पूर्वक नहीं है या सम्मानजनक नहीं है। वो संधि को अपमानित मानता था कि अगर कोई शासक संधि करेगा तो उसका अपमान होगा। क्या होगा? अपमान होगा। ये उसकी बड़ी भूल थी।
यहाँ पे अपन एक बात ये समझें कि इंग्लैंड के जो महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, उन लोगों की एक महत्वपूर्ण खास बात अपन समझ सकते हैं। वो खास बात ये थी कि इंग्लैंड के शासक हमेशा से एक बात मानते थे कि अगर युद्ध के अंतर्गत आपकी कमजोरी पड़ रही है, आप सैनिक दृष्टि से कमजोर हो रहे हो, तो एक काम करो, आप संधि कर लो। क्या कर लो? संधि। भारत के अंतर्गत जब जब अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा, उन्होंने लंबी लंबी संधियां की। कोई 20 साल की थी, कोई 10 साल की थी, कोई 5 साल की थी। अपन इन संधियों को अपन क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमेशा से ही उन्होंने लंबा शासन किया था। उसके बाद में अगर अपन चारित्रिक दुर्बलता का विश्लेषण करने के पश्चात जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेपोलियन जो था उसके अंतर्गत जो सैनिक व्यवस्था थी, सैनिक व्यवस्था थी वो उसकी सटीक नहीं थी। जब वो स्वयं सेनापति था, तो स्वयं सेनापति रहते उसने एक काम किया था। वो काम ये था कि वो खुद फ्रांस की फ्रांस के जो महत्वपूर्ण युवक हुआ करते थे, 9 युवक हुआ करते थे, उनको सेना में भर्ती करता था। यानी फ्रांस के लोगों को सेना में भर्ती करता था, जिसके कारण फ्रांस की सेना हमेशा से ही शक्तिशाली रही। क्यों? क्योंकि फ्रांस की जनता के अंतर्गत राष्ट्रवादी भावना थी। अब जब राष्ट्रवादी उसके अंतर्गत भावना थी, तो वो आदर्श मानते थे कि हमारा स्वामी, हमारा सेनापति नेपोलियन है। कौन है? नेपोलियन। इस प्रकार की उन लोगों में धारणा थी, उन सैनिकों में धारणा थी। लेकिन जब शासक बना तो सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ ऐसा कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया के नवयुवक भी शामिल हो गए, जर्मनी के भी हो गए, यहाँ पे अपना स्पेन है यहाँ के भी हो गए, पुर्तगाल के लोग भी यहाँ पे सेना में शामिल हो गए, इटली के जो लोग थे वो भी सेना में क्या हो गए, शामिल हो गए। धीरे धीरे कंडीशन ऐसी बने कि वो आदर्श किसको माने, किसको आदर्श माने। नेपोलियन को तो मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि नेपोलियन उनका स्वामी है नहीं। पैसे तो दे रहे हैं नेपोलियन, सेना के कार्यों में पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन उनके प्रति जो भावना है वो कमजोर थी। तीसरी चीज, नेपोलियन ने जितना भी विजय अभियान किया, जिन क्षेत्रों को जीता, वहां के लोगों में अपनी लोकप्रियता बनाने में वो क्या रहा, असफल। यानी नेपोलियन को वो एक बुरा शासक मानते थे, चाहे वो स्पेन हो। यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि स्पेन का नासुर अपन समझते हैं कि स्पेन की जनता जो थी वो नेपोलियन को एक बुरा शासक समझती थी। स्पेन के नासुर ने भी नेपोलियन का क्या किया, अंत किया। अब अपन अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो जो फ्रांस था उसकी नौसेना कमजोर थी। नौसेना कमजोर का मतलब यहाँ पे ये था कि उसके पास में अत्याधुनिक जो जहाज वो नहीं थे, जैसे इंग्लैंड के पास में थे, वो उसके पास में नहीं हुआ करते थे। जब नौसैनिक की शक्ति उसके पास में कमजोर है, तो उसका समुद्र पे नियंत्रण क्या हो जाएगा, कमजोर। जब सामुद्रिक शक्ति अगर कमजोर है, तो वो एक महान शासक के लंबे समय तक बनकर नहीं रह सकता। अगले अगर अपन टॉपिक की बात करें उसकी पतन के कारण, तो औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। एक तरफ जब फ्रांस अपने युद्ध अभियानों में व्यस्त था, उस समय इंग्लैंड अपने औद्योगिक कार्यों को बढ़ाने में संलग्न था। वो केवल और केवल अत्याधुनिक हथियार बनाने की सोचता था, बड़े बड़े कल कारखानों का उसने विकास किया, जबकि नेपोलियन ने ऐसा नहीं किया। क्या ऐसा नहीं किया? अगर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान अगर उसके पतन में दिया,
तो उस योगदान को अपन मानते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था मानते हैं? महाद्वीपीय व्यवस्था। इसको अपन थोड़ा सा समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था, अब देखो थोड़ा सा इसको समझो। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है? नेपोलियन के द्वारा एक इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना जिसके तहत इंग्लैंड को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करके उस पर सैनिक आधिपत्य स्थापित करना, ऐसी नीति थी नेपोलियन की। इसको इस प्रकार से समझे। यहाँ पे अपन ने देखा था कि इंग्लैंड था, ठीक है जी, यहाँ पे फ्रांस था, और जो अपन ने राष्ट्र देखे थे वो सारे के सारे अपने अपने व्यवस्थित स्थानों पे अपन ने देखा था कि कौन से क्षेत्र किस प्रकार से था। नेपोलियन ने योजना बनाई कि महाद्वीपीय व्यवस्था, जितने भी उसने क्षेत्र जीते थे, चाहे स्पेन हो, पुर्तगाल हो, इटली हो, जर्मनी हो, रूस हो, इन क्षेत्रों को एक उसने बात कही कि आप इंग्लैंड से व्यापारिक कार्यों को बंद कर दो। आप इंग्लैंड के साथ में किसी भी प्रकार का क्या नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे। ये बात कौन कर रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा है। और जो व्यापार करोगे वो फ्रांस के साथ में करो। अब ये दूरदर्शिता का अभाव था नेपोलियन के पास। क्यों? क्योंकि नेपोलियन युद्ध कार्यों में संलग्न था, न कि वो औद्योगिक क्रांति में। अन्य राष्ट्रों को उसने व्यापार करना बंद किया कि आप इंग्लैंड से व्यापार नहीं करोगे, लेकिन स्वयं व्यापार करता था। खाद्यान्न सामग्री थी वो इंग्लैंड को बेचता था, वहां से हथियार खरीदता था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, जो स्पेन के शासक थे, रूस के शासक थे, ऑस्ट्रिया के शासक थे, जर्मनी के शासक थे। इन्होंने विरोध किया कि नेपोलियन साहब, आप तो यहाँ से व्यापार करते हो और हमको मना करते हो, ये कौन सी बात, कहाँ की बात हो गई? तो इस प्रकार का जब नेपोलियन को विरोध का सामना करना पड़ा, तो ये जो मित्र राष्ट्र है जिसके अंतर्गत पर्सा शामिल है, ऑस्ट्रिया शामिल है, रूस शामिल है, जर्मनी शामिल है, स्पेन शामिल है, इन राष्ट्रों ने मिलकर स्वयं नेपोलियन को पराजित करने की योजना बनाई। योजना ऐसी बनाई कि 1815 ईस्वी के अंतर्गत नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित होना पड़ा, और फ्रांस का जो शासन था वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। अपन ने समझा नेपोलियन का उदय कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, कौन से तात्कालीन कारण हुआ करते थे। उसके पश्चात अपन ने जाना कि नेपोलियन के कौन से सुधार हुआ करते थे और नेपोलियन का पतन क्या था। नेपोलियन से अपन को क्या शिक्षा मिलती है? नेपोलियन से अपन को एक शिक्षा ये मिलती है कि एकमात्र दुनिया में ऐसा महान शासक बना जिसने ये कहा था कि व्यक्ति के जीवन में असंभव शब्द कोई सा भी नहीं है। ये बात किसी ने कही? नेपोलियन ने कही थी। नेपोलियन ने एक वाक्य और कहा था कि अगर सेना है और उस सेना के अंतर्गत जो सैनिक है, अगर उनका चरित्र, उनके अंतर्गत साहस जैसी भावनाएं नहीं है, अगर वो कुत्ते जैसे हैं, तो कभी भी शासन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने उल्टा बोला, क्या? कि अगर 100 कुत्ते हैं और उनका एक सेनापति अगर शेर है तो शासक बना जा सकता है। लेकिन अगर 100 सैनिक शेर है और उनका सेनापति एक कुत्ता है तो कभी भी युद्ध अभियान जीता नहीं जा सकता। ये बात बोलने वाला एक महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट था।
उसके जीवन से, उसके व्यक्तित्व से, उसके धैर्य से, उसके साहसपूर्ण जीवन से, उसके कठोर संघर्ष से अपन को अपने जीवन में विभिन्न सफलताओं को चुनना चाहिए ताकि अपना जीवन एक सुखद हो सके। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो एकदम से पसंद भी आएगा और नेपोलियन बोनापार्ट भी आसानी से पसंद आएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में आराम से लिखिएगा, और उसके अंतर्गत और कोई टॉपिक अपन पढ़ सकते हैं जो नेपोलियन के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा है उसके बारे में बताइएगा। उसका एक अलग से टॉपिक, एक अलग से वीडियो आसानी से अपन बनाएंगे और समझने की क्या करेंगे कोशिश